नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर अ pause of some days due to Eid vacations। लास्ट वीडियो में माय डियर स्टूडेंट्स हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे बात की थी। आज हम एक्शन पोटेंशियल्स पे बात करने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे नर्वस सिस्टम में और हमारे मस्कुलर सिस्टम में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को माय डियर स्टूडेंट्स न्यूरोफिजियोलॉजी की ज़ुबान में एक्शन पोटेंशियल्स कहते हैं। एक्शन पोटेंशियल्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वो टाइप है जिसमें एक्चुअली जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो ही पोटेंशियल चेंज होकर न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे जब ट्रैवल करना शुरू करता है, प्रोपोगेट होता है, तो ऐसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो लेट्स हैव अ डिटेल अबाउट एक्शन पोटेंशियल्स। जस्ट सपोज फॉर ए वाइल माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक नर्व सेल है, नर्व फाइबर है, ये एक न्यूरॉन है जिसको हाइपोथेटिकली मैंने ड्रा किया और इसको एनलार्ज कर दिया। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में माय डियर स्टूडेंट्स आपने बड़ा डिटेल स्टडी किया। जब न्यूरॉन अनस्टिमुलेटेड स्टेट में होते हैं, रेस्टिंग स्टेट में होते हैं, तो इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन जो है वो -70 मिली वोल्ट पोटेंशियल को अचीव किए होती है। -70 मिली वोल्ट वो वैल्यू है पोटेंशियल की जिसको उर्फ़े आम में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा जाता है। तो एक्चुअली वो फोर्सेस, वो चैनल्स, वो फैक्टर्स जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज करके, रिवर्स करके एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करते हैं, उन पे वन बाय वन बात करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन जो है अनस्टिमुलेटेड स्टेट में -70 मिली वोल्ट की स्टेट में होती है। इस स्टेट को हम न्यूरॉन की मेम्ब्रेन की पोलराइज्ड स्टेट कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वो स्टेट न्यूरॉन की मेम्ब्रेन की पोलराइज स्टेट होती है जब न्यूरॉन के अंदर -70 मिली वोल्ट पोटेंशियल हो और आउटसाइड दी न्यूरॉन, आउटसाइड दी मेम्ब्रेन मीन एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में इतना ही पॉजिटिव पोटेंशियल हो, मीन +70 मिली वोल्ट। तो इसी पोलराइज स्टेट को मुख्तलिफ स्टिमुलाई डिस्टर्ब करते हैं। यू नो वेरी वेल माय डियर स्टूडेंट्स, नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर जो मेन असाइनमेंट और मेन टास्क है नर्वस सिस्टम का, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो होने वाली चेंजेस हैं उनके अगेंस्ट एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स एलिसिट करना होता है। तो वो तमाम चेंजेस जो नर्वस सिस्टम में इंटरनली और एक्सटर्नली अप्लाई हो रही होती हैं उनको उर्फ़े आम में स्टिमुलाई कहते हैं। तो वो तमाम स्टिमुलाई जिन्हें हम चेंजेस कह रहे हैं, एक्चुअली प्रिसाइजली वो एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। तो सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल की डिटेल में जाने से पहले हम बात करेंगे स्टिमुलस पे। स्टिमुलस वो एनर्जी है
वो मैकेनिकल एनर्जी है, वो केमिकल एनर्जी है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन्स पे अप्लाई होने के बाद पोलराइज स्टेट को डीपोलराइज कर देती है। तो हर वो एनर्जी जो पोलराइज स्टेट ऑफ द न्यूरॉन को डीपोलराइज करे, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। स्टिमुलस की बेस पे और स्टिमुलस की टाइप पे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में माय डियर स्टूडेंट्स 3 किस्म की चैनल प्रोटीन्स होती हैं। तो सबसे पहले हमें चैनल प्रोटीन का पता होना चाहिए। चैनल प्रोटीन वो प्रोटीन है न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में जो वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ आयन को सेल के अंदर और बाहर जो है वो गुजरने देती है। तो चैनल्स बेसिकली न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में 3 टाइप्स के होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल्स, मैकेनिकली गेटेड चैनल्स एंड लाइगेंड गेटेड चैनल्स। तो पर्टिकुलरली हर वो फैक्टर, हर वो चेंज जो इन चैनल्स को स्टिमुलेट करता है, इन चैनल्स को ओपन करता है और इन चैनल्स के ओपन होने से आयंस की मूवमेंट जब होती है अक्रॉस दी मेम्ब्रेन, तो अक्रॉस दी मेम्ब्रेन आयंस की मूवमेंट होने से जब पोलराइज स्टेट डीपोलराइज होना शुरू होती है तो माय डियर स्टूडेंट्स इसी स्टेट को एक्शन पोटेंशियल का नाम देते हैं। तब जब डीपोलराइजेशन जो है एक ख़ास लिमिट को और एक ख़ास पोटेंशियल को अचीव कर लेता है। तो इस पे भी हम डिटेल बात करेंगे। तो आए वन बाय वन हम बात करते हैं वो कौन से आयंस हैं और वो कौन से चैनल्स हैं जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक्शन पोटेंशियल की तरफ पुश करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम आयंस, पोटाशियम आयंस, क्लोराइड आयन और कैल्शियम आयन। ये वो 4 आयंस हैं जिनकी मूवमेंट जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज करती है और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक्शन पोटेंशियल की तरफ डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के अंदर धकेल देती है। तो आए चैनल्स के साथ साथ हम सोडियम आयंस और पोटाशियम आयंस को डिटेल इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और साइनेप्स वाले लेक्चर में कैल्शियम का और क्लोराइड आयन का क्या रोल हो सकता है इस पे बात करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स नर्वस सिस्टम में एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जो टॉक करता है, जो कम्युनिकेट करता है, जो बातचीत करता है, वो इन्हीं एक्शन पोटेंशियल्स पे और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे डिपेंड कर रही होती है। तो ये तमाम कम्युनिकेशन इन्हीं एक्शन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे डिपेंड करती है। तो आए ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और ये एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है और कैसे ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल फिर पूरे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे स्वीप करता है और ट्रैवल करता है और प्रोपोगेट करता है, इस पे बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल्स जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कन्वर्ट करते हैं एक्शन पोटेंशियल में, उनमें हम बात करेंगे सबसे पहले वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स की। ऐसा स्टिमुलस माय डियर स्टूडेंट्स जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से -55 मिली वोल्ट तक ले जाए, ऐसा स्टिमुलस थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस कहलाता है। और याद रखिएगा ऐसे स्टिमुलस से सोडियम चैनल्स के ओपन होने से और सोडियम आयंस के आउटसाइड से इनसाइड आने पे, मीन सोडियम इनफ्लक्स होने पे, जब -70 मिली वोल्ट से -55 मिली वोल्ट पोटेंशियल अचीव होता है तो इस पोटेंशियल को माय डियर स्टूडेंट्स दैट इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल। लिसन अगेन, थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल वो पोटेंशियल है एप्रोप्रिएट स्टिमुलस आया, सोडियम चैनल्स ओपन हुए, थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस अप्लाई हुआ, फर्ज करें न्यूरॉन के सेंटर में, एक्सॉन के सेंटर में अप्लाई हुआ, सोडियम चैनल्स ओपन हुए, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स या मैकेनिकली गेटेड सोडियम चैनल्स,
या लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हुए, इन चैनल्स के ओपन करने से सोडियम जो बाहर जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वो सोडियम रश करके सेल के अंदर न्यूरॉन के अंदर आ जाता है। तो इतना सोडियम आ जाए कि -70 मिली वोल्ट से पोटेंशियल जो है इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन -55 मिली वोल्ट हो जाए, तो ऐसे पोटेंशियल को थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कहते हैं और ऐसे स्टिमुलस को थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो ही स्टिमुलस अप्लाई होता है तो सोडियम चैनल की जो कन्फिग्रेशन है उसमें क्या चेंजेस आती हैं, इस पे बात करते हैं। रेस्टिंग स्टेट में, जब न्यूरॉन अनस्टिमुलेटेड स्टेट में होता है, रेस्टिंग स्टेट में होता है, तो सोडियम चैनल्स इस रेस्टिंग स्टेट में होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, सोडियम चैनल की, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की दो गेट्स होती हैं। वन इज कॉल्ड एक्टिवेशन गेट, this gate is activation gate and this one is called inactivation gate। जो ही कोई स्टिमुलस जो है अप्लाई हुआ इन चैनल पे, तो ये जो एक्टिवेशन गेट है ये ओपन हो जाता है। तो जो ही एक्टिवेशन गेट माय डियर स्टूडेंट सोडियम चैनल का ओपन होता है, तो सोडियम जो कि आउटसाइड दी न्यूरॉन जो है इसकी कंसंट्रेशन जो है एज़ कम्पेयर टू इनसाइड ये ज़्यादा होती है, ये सोडियम रश करके इनसाइड मूव करना शुरू कर देता है थ्रू दिस चैनल। तो हमारे स्टूडेंट्स, सोडियम की जो ही एंट्री होती है इन चैनल्स के थ्रू, तो इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन, इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज आना शुरू हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो ही सोडियम जो है, सोडियम इनफ्लक्स से आउटसाइड से इनसाइड सेल मूव करके आ जाता है, तो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट से डीपोलराइज होना शुरू हो जाती है। तो याद रखिएगा, जब स्टिमुलस सप्लाई हुआ और सोडियम एंटर हुआ आउटसाइड से इनसाइड, तो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन जो है ये पोलराइज से डीपोलराइज होना शुरू हो जाती है। डीपोलराइजेशन से मुराद ये है, सोडियम की एंट्री से जब इनसाइड जो है नेगेटिव चार्जेस से, नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करती है, तो दिस इज़ कॉल्ड डीपोलराइजेशन। तो ऐसा स्टिमुलस जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को डीपोलराइज तो कर दे, मगर न्यूरॉन की मेम्ब्रेन जो है वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अचीव ना कर सके। याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, कीप इट रिमेंबर, ऐसा स्टिमुलस सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहलाता है। और ऐसे पोटेंशियल को और ऐसी डीपोलराइजेशन को जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को अचीव ना कर सके, दैट स्टेट इज कॉल्ड हाइपोपोलराइजेशन। तो वो स्टिमुलस जो पोलराइज स्टेट ऑफ द न्यूरॉन को हाइपोपोलराइज कर दे, बिलो द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक रखे, ऐसी स्टेट को हाइपोपोलराइजेशन कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो ही स्टिमुलस की स्ट्रेंथ में इजाफा होता है, सोडियम आयंस की एंट्री इंक्रीज होती है, यही डीपोलराइज स्टेट जो है वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को अचीव कर ले, तो ऐसे स्टिमुलस को हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। तो जो ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाई होता है, यही हाइपोपोलराइज स्टेट जो कि पोलराइज स्टेट से हाइपोपोलराइज हुई, और यही हाइपोपोलराइज से फाइनली टच किया इसने थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को। और जो ही सोडियम एंटर होना शुरू होता है, तो याद रखिएगा जो रिमेनिंग और एडजेसेंट जोन होते हैं न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के, जहाँ पे स्टिमुलस सप्लाई हुआ, आइदर साइड ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द स्टिमुलस, जो एडजेसेंट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं, इस वोल्टेज के अंदर, इस वोल्टेज के चेंज होने से, सोडियम के अंदर आने से जो एडजेसेंट सोडियम चैनल्स हैं ये भी ओपन होना शुरू हो जाते हैं, जस्ट लाइक डोमिनो इफेक्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वजह से वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होते हैं, तो एडजेसेंट चैनल जो हैं, एक चैनल दूसरे चैनल को जो है वो ट्रिगर करता है और सोडियम की एंट्री होती है, और पूरे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे एक वेव चलती है, उस वेव का नाम है डीपोलराइजेशन।
तो जो ही न्यूरॉन की पूरी मेम्ब्रेन पे ये चेंज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो कि अब एक्शन पोटेंशियल बन चुका हुआ है, यही एक्शन पोटेंशियल जब न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे स्वीप करता है और ट्रैवल और प्रोपागेट करता है, तो इसी वेव ऑफ डीपोलराइजेशन को दैट इज़ फॉलोड बाय अ वेव ऑफ रीपोलराइजेशन दैट इज़ कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। तो डीपोलराइजेशन के दौरान एक्चुअली सोडियम गेट्स में क्या चेंजेस आती हैं, इस पे हम बात करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, जो ही एक्टिवेशन गेट सोडियम चैनल का ओपन होता है तो सोडियम रश करके अंदर आना शुरू हो जाता है। ये वो स्टेट होती है जिसको हम डीपोलराइज स्टेट कहते हैं। तो एक्चुअली डीपोलराइज स्टेट में न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के जो सोडियम चैनल्स होते हैं उनका एक्टिवेशन गेट और इनएक्टिवेशन गेट जो है वो दोनों ओपन हो जाते हैं। और जस्ट ये ओपनिंग जो है दोनों गेट्स की ये मोमेंटरली होती है और ये जो डीपोलराइजेशन का जो टाइम है ये जस्ट 1 to 2 मिली सेकेंड तक रहता है। तो 1 to 2 मिली सेकेंड के बाद यही सोडियम चैनल जो हैं वो इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं। होता क्या है, एक्टिवेशन गेट जो है वो तो ओपन रहता है मगर इनएक्टिवेशन गेट जो है वो क्लोज हो जाता है। सूरत हाल कुछ यूँ है, इनएक्टिवेशन गेट जो है इसकी जो क्लोजर है वो फास्टर है एज़ कम्पेयर टू एक्टिवेशन गेट। तो एक्टिवेशन गेट जो है क्लोज होने में एज़ कम्पेयर टू इनएक्टिवेशन गेट जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है और इनएक्टिवेशन गेट जो है वो जल्दी क्लोज हो जाता है। जो ही इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हो जाता है और बेशक एक्टिवेशन गेट ओपन हो, फर्दर सोडियम जो है वो एंटर नहीं होता। एन उस वक्त याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के जो पोटाशियम चैनल्स होते हैं वो ओपन होते हैं। तो पोटाशियम चैनल्स जो हैं ओपन होने के बाद पोटाशियम को लीक करते हैं। पोटाशियम जब लीक होना शुरू हो जाता है तो अगेन जो पॉजिटिव पोटेंशियल न्यूरॉन के अंदर हुआ था वो अब अगेन जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देता है। तो उसी स्टेट को हम रीपोलराइजेशन की स्टेट कहते हैं न्यूरॉन की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन जो है याद रखिएगा जो सोडियम गेट्स होते हैं वो एक्टिवेशन गेट और अपना इनएक्टिवेशन गेट दोनों क्लोज कर लेते हैं, जिससे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन कंप्लीटली सोडियम के लिए इम्पर्मिएबल हो जाती है। तो फर्दर सोडियम न्यूरॉन के अंदर एंटर नहीं होता। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एन उस वक्त जब न्यूरॉन की सोडियम चैनल्स जो हैं वो क्लोज हो जाती हैं तो एन उस वक्त जो वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल हैं वो और पोटाशियम लीकी चैनल जो है वो ओपन होते हैं। जो ही सोडियम चैनल्स के क्लोज होने के बाद पोटाशियम लीकी चैनल और वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स ओपन होते हैं तो पोटाशियम लीक करके सेल के अंदर से बाहर जाना शुरू कर देता है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो पोटाशियम है ये इनसाइड द सेल इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड द पोटाशियम। तो पोटाशियम वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल से भी लीक हो रहा होता है और इसको एक्सेलरेट करते हैं पोटाशियम लीकी चैनल। तो फर्दर पोटाशियम जो है अंदर से बाहर जाता है थ्रू पोटाशियम लीकी चैनल। तो आहिस्ता आहिस्ता न्यूरॉन की मेम्ब्रेन जो है डीपोलराइज से रीपोलराइज स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो ही रीपोलराइजेशन कंप्लीट होती है तो कुछ सेल्स के अंदर ये रीपोलराइजेशन जो है ये इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतने ज़्यादा पोटाशियम लीक हो जाते हैं कि न्यूरॉन की इनसाइड जो है वो -70 मिली वोल्ट से बढ़कर -90 मिली वोल्ट के पोटेंशियल को टच कर लेती है। तो याद रखिएगा वो स्टेट जिसमें रीपोलराइजेशन के कंप्लीट होने के बाद न्यूरॉन की इनसाइड जो है वो -70 मिली वोल्ट से -90 मिली वोल्ट तक चली जाए, इसी स्टेट को माय डियर स्टूडेंट हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। तो याद रखिएगा हाइपर पोलराइजेशन को एक और टर्म से याद किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड आफ्टर पोटेंशियल। आफ्टर पोटेंशियल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन इस हाइपर पोलराइज स्टेट से न्यूरॉन अपने आप को बाहर निकालता है, अपनी पोलराइज स्टेट को री एस्टैब्लिश करता है। तो याद रखिएगा वो टाइम जब न्यूरॉन हाइपर पोलराइज स्टेट से अगेन पोलराइज स्टेट होने में, पोलराइज स्टेट में जाने के लिए जितना टाइम लेता है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट टाइम इज़ कॉल्ड रिकवरी टाइम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वो फैक्टर्स और वो की प्लेयर्स
जो हाइपर पोलराइज स्टेट ऑफ द न्यूरॉन को अगेन पोलराइज स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, वो हैं अगेन सोडियम पोटाशियम एटीपीएजेस या सोडियम पोटाशियम पंप्स। तो माय डियर स्टूडेंट, सोडियम पोटाशियम पंप्स जो हैं इस हाइपर पोलराइज को करेक्ट करते हैं और अगेन न्यूरॉन की मेम्ब्रेन जो है अपनी पोलराइज स्टेट को रीएस्टैब्लिश कर लेती है। तो यही सोडियम पोटाशियम पंप्स जो हैं पोटाशियम को बाहर से अंदर की तरफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं और सोडियम को अंदर से बाहर की तरफ जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इन्हीं पंप्स की मदद से माय डियर स्टूडेंट्स न्यूरॉन की मेम्ब्रेन अगेन पोलराइज स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है ताकि एक नए स्टिमुलस के आने पे और एक नए स्टिमुलस को रिसीव करके एक एप्रोप्रिएट रिस्पांस जो है वो जनरेट करवाया जाए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं सोडियम पोटाशियम पंप्स की मदद से हाइपर पोलराइज स्टेट जो है अगेन पोलराइज स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम बात करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जिसका नाम है रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो आए माय डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है। याद रखिएगा, जो ही न्यूरॉन की मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो रही होती है तो फौरन डीपोलराइजेशन के बाद इसको फॉलो करती है वेव ऑफ रीपोलराइजेशन। तो याद रखना, एक थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस के अप्लाई होने पे एक सिंगल वेव ऑफ डीपोलराइजेशन होल न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे, दैट इज फॉलोड बाय वेव ऑफ रीपोलराइजेशन, दैट इज कॉल्ड वन एक्शन पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड वन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करवाने में एक वेव ऑफ डीपोलराइजेशन दैट इज फॉलोड बाय वेव ऑफ रीपोलराइजेशन। एन उस वक्त जब न्यूरॉन की मेम्ब्रेन एक डीपोलराइजेशन की वेव और उसके बाद रीपोलराइजेशन की वेव को अचीव कर रही होती है, अगर एन उस वक्त अगर एक और स्टिमुलस अप्लाई हो जाए तो एन उस वक्त न्यूरॉन की मेम्ब्रेन इनसेंसिटिव हो जाती है और किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड नहीं करती, बिकॉज उस स्टेट के दौरान जैसा कि मैं बता रहा था उस दौरान सोडियम चैनल्स जो हैं उनके इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हो जाते हैं, एक्टिवेशन गेट ओपन रहते हैं। बेशक जितना मर्जी स्ट्रेंथ वाला स्टिमुलस हो तब सोडियम की एंट्री पॉसिबल नहीं होती। तो वो टाइम पीरियड जब न्यूरॉन इस दौरान डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के दौरान अगर कोई नया स्टिमुलस अप्लाई हो जाता है तो वो टाइम पीरियड जिसमें न्यूरॉन की मेम्ब्रेन इनसेंसिटिव हो जाती है एक नए स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो रिफ्रैक्टरी का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस। तो ये वो पीरियड है, ये वो टाइम है, ये तकरीबन 3 मिली सेकंड से लेकर 9 मिली सेकंड तक जो है वो एग्जिस्ट करता है। एन उस वक्त जो है न्यूरॉन जो है अपनी डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन की वेव को कंप्लीट कर रहा होता है। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड वो पीरियड है, इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो वॉशरूम के अंदर कमबोर्ड का सिस्टम होता है जो है फीकल मैटर को फ्लश आउट करने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, जो ही आप कमबोर्ड का लीवर प्रेस करते हैं तो टैंक के अंदर जो पानी है वो बाहर निकलता है और सारे फीकल मैटर को फ्लश आउट करता है। एन उस वक्त जब तक नया पानी और टैंक में नहीं भर जाएगा तब तक आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी लीवर को प्रेस करें पानी टैंक से बाहर निकल कर फ्लश आउट नहीं करेगा। तो वो टाइम जिसने कमबोर्ड का वो टाइम जिसने उसका टैंक दोबारा वाटर से रीफिल होने में जितना टाइम लिया, जो वो टाइम होता है, समझाने के लिए कह रहा हूँ, वैसा ही टाइम न्यूरॉन के ऊपर भी ऐसा ही है। तो जब तक एक पूरा सिग्नल जनरेट और प्रोपागेट नहीं होता माय डियर स्टूडेंट्स तब तक नया स्टिमुलस न्यूरॉन रिसीव नहीं करता। तो उसी टाइम पीरियड को रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं, जिसकी आगे दो टाइप हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो एंड पे हम माय डियर स्टूडेंट्स बात करेंगे रिफ्रैक्टरी पीरियड के बाद एक्शन पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी और स्टिमुलस की स्ट्रेंथ पे। तो याद रखिएगा एक्शन पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस पे। जो ही स्टिमुलस की स्ट्रेंथ बढ़ती है एक्शन पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी भी जो है
इंक्रीज़ होती है। अगर स्टिमुलस वीक होगा तो एक्शन पोटेंशियल की फ्रिक्वेंसी भी कम होगी। जो ही स्टिमुलस की स्ट्रेंथ को आप इंक्रीज़ करते जाएंगे, नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जो है पर यूनिट टाइम जो है वो इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो राइट इट डाउन प्लीज़, द फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस। याद रखिएगा, एक्शन पोटेंशियल की फ्रिक्वेंसी स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस के इंक्रीज़ करने से तो इंक्रीज़ हो रही है, मगर इसकी जो मैग्नीट्यूड है, जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक में जो है 50 मिली वोल्ट दी हुई है, 50 मिली वोल्ट जो है ये कांस्टेंट रहता है। मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्शन पोटेंशियल रिमेन सेम, बट by increasing the intensity and the strength of the stimulus, there is an increase in the frequency of action potential. So it's all about action potential. नेक्स्ट लेक्चर में हम साल्टेटरी कंडक्शन पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।